आप सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, कृषि कानून 2020, जो जून 2020 में अध्यादेश के रूप में पारित हुए और सितंबर 2020 में संसद से कानून बनकर पारित हुए। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से कानून हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ऐसे कौन से कानून हैं जो पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। ऐसे कौन से कानून हैं कि जिसका पंजाब और हरियाणा में ही ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है। अगर ये पूरे देश के लिए हैं तो पंजाब और हरियाणा में इसका विरोध ज्यादा क्यों हो रहा है। ऐसे कौन से कानून है जिसने पूरे देश को रोक कर रखा है। तो आइए हम समझते हैं कृषि कानून। और प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम देखते हैं कृषि कानून। तो हमारा पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। इसका इंग्लिश में देखते हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो ये हमारा पहला कानून है। अगर हम इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य है कृषकों के उत्पादों, अगर इसको देखें तो इसको तीन टाइप में बांट सकते हैं। कृषक उपज मतलब जो फार्मर्स प्रोड्यूस, ट्रेड एंड कॉमर्स और प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। तो इसका अगर हम देखें तो कृषकों के उपजों का व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से बढ़ावा देना और उनको सहूलियत देना। कृषकों के उत्पादों को व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से बढ़ावा देना और उनको सहूलियत देना। तो इस नियम का उद्देश्य है, इस कानून का उद्देश्य है। तो कृषक उपज में क्या कहा जाता है, इसमें फल आ जाते हैं, फल बेचने वाले, यहाँ पे सब्जियां आ जाती हैं, सब्जियां, या फिर मछली पालन आ जाता है, मछली पालन। मतलब इसमें सभी चीजें आ जाती हैं जो क्या है जमीन से जुड़ी हुई है। जैसे पशु पालन या पिगरी भी आ जाता है, सुअर पालन भी आ जाता है। तो इसमें सभी एक्टिविटी आ जाती हैं जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, जो क्या है जमीन स्तर से जुड़ी हुई हैं। तो उन सभी का व्यापार और वाणिज्य बहुत अच्छे से हो सके तो उनको बढ़ावा देना मतलब प्रमोशन यानी बढ़ावा देना और फैसिलिटेशन मतलब उसको सहूलियत देना। तो इस नियम का उद्देश्य है। अभी इसके प्रावधान क्या है, अगर हम इसके प्रावधान देखें तो प्रावधान क्या है। तो इसका पहला प्रावधान है कि ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी। अब एपीएमसी हमने आपको पहले ही बताया था। एपीएमसी मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मतलब ये ऐसा मार्केट होता है जहां पर किसानों की फसल की खरीद बिक्री होती है। किसानों की फसल की खरीद बिक्री होती है और किसान अपनी फसल की पहली बिक्री केवल और केवल एपीएमसी में ही करेगा। तो ये एपीएमसी नियम था। तो यहां पर ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी मतलब इस कानून के द्वारा किसान अपनी फसल की बिक्री एपीएमसी के अलावा कहीं भी कर सकता है। एपीएमसी तो है ही, लेकिन एपीएमसी के अलावा भी कहीं और भी कर सकता है। मतलब किसान को विकल्प देने की बात हुई है। मतलब किसान को विकल्प दिए जा रहे हैं कि वो एपीएमसी के अलावा भी अपनी फसल की बिक्री कर सकता है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर कोई फार्म गेट हो सकता है, फार्म गेट हो सकता है, या फिर कोई वेयर हाउस हो सकता है। वेयर हाउस के अलावा वहां कोई कोल्ड स्टोरेज भी हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज भी हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज भी हो सकता है, या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी भी हो सकती है, फूड प्रोसेसिंग कंपनी भी हो सकती है। तो मतलब जहां पर किसान को ज्यादा फायदा मिले, उसकी फसल का जहां पर जितना मूल्य मिले तो वहां पर अपनी फसल बेच सकता है। तो इस कानून का सीधा सीधा ये मतलब है। इसका जो पहला प्रावधान है ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी मतलब एपीएमसी के बाहर कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है जहां पर किसान को उसकी फसल का ज्यादा प्राइस मिले। जहां पर उसकी फसल का ज्यादा प्राइस मिले वहां पर उसको बेच सकता है। अगर हम इसका दूसरा प्रावधान देखें तो दूसरा प्रावधान है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है जैसे आप देखते होंगे, एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लो कोई किसान है, झांसी में कोई किसान है और वो बहुत अच्छे आम उगाता है, बहुत अच्छे आम उगाता है और उसकी जो आम की प्राइस है वो अपने एपीएमसी में बेचता है, एपीएमसी में।
उसका बहुत अच्छे से प्राइस नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसको आम की सबसे ज्यादा डिमांड गुजरात में है, गुजरात में है। तो जब उसकी आम के प्राइस गुजरात में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये किसान गुजरात में अपने आम क्यों ना बेचे? ये प्रश्न आता है कि जब उसको गुजरात में बहुत फायदा मिल रहा है तो गुजरात में क्यों नहीं बेच सकता, अपना फायदा ज्यादा क्यों नहीं कमा सकता? तो इस एक्ट से ये संभव हो जाएगा कि किसान अपना फायदा जहां उसको मिल रहा है वहां पर अपनी फसल बेच सकता है। उस एपीएमसी, उस एरिया की एपीएमसी, उस स्टेट की एपीएमसी को छोड़कर वो कहीं भी अपना सामान बेच सकता है जहां उसका फायदा हो, जहां पर उसको ज्यादा मूल्य मिले तो वहां पर अपनी फसल बेच सकता है। और इसमें नो स्टेट टैक्स, मतलब इस पूरी एक्टिविटी में ट्रेड एंड कॉमर्स जितनी पूरी एक्टिविटी होगी उसमें कहीं भी कोई भी स्टेट अपना टैक्स नहीं लेगी, कोई भी स्टेट अपना टैक्स नहीं लेगी। और ये क्या है, इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग संभव होगी। ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि किसान अपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। जैसे सरकार क्या कर सकती है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना सकती है, इसमें बहुत सारे किसान रजिस्टर होंगे और बहुत सारे इसमें व्यापारी रजिस्टर होंगे, किसान और व्यापारी। अब क्या हो सकता है कि किसान बोले कि हम अपनी ये फसल बेचना चाहते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स में रजिस्टर है। अब किसान देखेगा कि बहुत सारे रजिस्टर हैं, उनकी फसल का ये इतना मूल्य और इस वाले एरिया में यहाँ पर व्यापारी खरीद रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो बस वहां अपनी फसल बेच सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा कि व्यापार संभव होगा, जो व्यापार है व्यापार एरिया बढ़ेगा। और पांचवा प्रावधान है सेटलमेंट। अगर उसमें कोई विवाद होता है तो विवाद के लिए ये मामला जाएगा वहां के एसडीएम के पास, विवाद के लिए वहां के मामला जाएगा वहां के एसडीएम के पास। एसडीएम उन मामलों को देखेगा और एसडीएम क्या करेगा, सबसे पहले वहां उसका मामला सुलझाने के लिए एक कंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा जिसमें 4-5 लोग होते हैं जो सलाह मशवरा सुझाव वगैरह देते हैं और उसमें समझौता करवा लेते हैं। अगर मान लो समझौता हो जाता है तो ठीक है, अगर मान लो समझौता नहीं होता है और फिर भी कोई विवाद होता है तो मामला जाएगा एसडीएम के पास, एसडीएम के पास जाएगा और उस केस की सुनवाई करेंगे और 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर मान लो फिर भी ये मामला सुलझ नहीं पाता है, संतुष्ट नहीं है, तो ये मामला जाएगा वहां के कलेक्टर के पास, वहां के कलेक्टर के पास जाएगा और कलेक्टर उन मामले की सुनवाई करेगा और अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देगा, 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। तो इससे यह फायदा होगा कि इसमें केस जल्दी सुलझ जाएगा, यहां पर केस जल्दी सुलझ जाएगा, वहां पर सुनवाई जल्दी होगी। तो कुल मिला के इस प्रावधान का यह उद्देश्य है। अगर हम इसका फायदा देखें तो इसका फायदा क्या है, अगर इसका फायदा देखें तो इसमें यह फायदा है किसान की आय बढ़ेगी। अगर हम इसमें देखें तो किसान की आय बढ़ेगी, इसमें किसान की आय बढ़ेगी। और दूसरी बात यह आती है कि इसका मामला बहुत जल्दी निपटेगा। जैसे जो सुनवाई होती है, अगर मान लो यहां पर कोई कोर्ट आ रहा है, कोर्ट का इंटरवेंशन है, तो मान लो उसमें वकील की फीस भी देना है। अगर मान लो वहां पर कोई कोर्ट आता है तो वहां पर कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे वहां पर वकील की फीस भी देना है, वकील की फीस देना है और उसके बाद बहुत लंबा खर्चा होगा, लंबा खर्चा भी होगा और उस पर तारीख पे तारीख मतलब डेट पे डेट बन जाती है, तो मतलब उसमें टाइम लग जाएगा। तो उसको बहुत जल्दी निपटाने के लिए सरकार ने क्या किया, एसडीएम और कलेक्टर इनको पावर दी है, इनको ही सिविल पावर दी है कि जो भी फैसला सुनाएंगे वो सिविल पावर के तहत ही सुनाएंगे और उनको बहुत पूरी शक्ति दी गई है। तो यहां पर ये फायदा हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इसका दूसरा फायदा देखें तो इसका दूसरा फायदा ये है कि बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसान अपनी फसल आसानी से बेच पाएंगे। और अगर इसका तीसरा फायदा देखें तो यह है कि इसमें इंटर स्टेट और इंटर स्टेट, इसमें ये चीजें बढ़ेगी, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ये चीजें बढ़ेंगी। तो इससे फायदा ये होगा कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, पूरे भारत में, पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। इसमें अगर एक चीज देखें,
इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। तो इसमें मोदी जी बोल रहे हैं कि एक देश एक कृषि बाजार, एक देश एक कृषि बाजार होना चाहिए, एक कृषि बाजार होना चाहिए, कृषि बाजार। तो इसको करना चाहते हैं, एक देश एक कृषि बाजार होना चाहिए कि किसान अपनी फसल की बिक्री पूरे भारत में कहीं भी कर सकता है। अगर हम इसके फायदा देखें तो इसमें क्या है, बिजनेस से बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, केस जल्दी सुलझ जाएगा और किसानों की आय बढ़ेगी। और अगर देखा जाए तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। अगर इसमें कंपटीशन बढ़ेगा तो इसमें क्वालिटी भी बहुत बढ़ेगी। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी भी बढ़ेगी। और अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारा इनोवेशन बढ़ेगा, मतलब इसमें बहुत सारे नए लोग आएंगे। मतलब क्या बोला जाता है कि कृषि एक अभिशाप है, एक बोला जाता है कि कृषि एक अभिशाप है, तो ये बोला जाता है कृषि एक अभिशाप है। तो यहां से चेंज होकर यह बोला जाएगा कि कृषि एक वरदान है, कृषि एक वरदान है। मतलब क्या है, युवाओं को अपने रोजगार कृषि की तरफ भी देखने लगेंगे। जो कृषि एक अभिशाप है, वो अभिशाप बोली जा रही है, उसको एक वरदान की तरह साबित होगी। क्योंकि इसमें क्या होगा कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है जहां पर उसका मूल्य ज्यादा मिले। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? जैसे नो स्टेट टैक्स, मतलब राज्य को इसमें कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा। तो इससे एक नुकसान है कि राज्य को इसमें राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी। जो राजस्व है, राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी, राज्य को जो राजस्व मिलता है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। और यहां पर अगर हम देखें तो कलेक्टर और एसडीएम, ये सरकार के अधिकारी हैं और सरकार द्वारा ही अच्छे से संचालित होते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं है तो यहां पर भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। क्योंकि सरकारी में तो भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं होती। इसलिए यहां पर कोर्ट का इंटरवेंशन होना चाहिए। यहां पर एक है, कोर्ट नहीं है तो भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, भ्रष्टाचार यहां पर बढ़ सकता है। और यहां पर अगर हम देखें कि जैसे मान लो कोई व्यापारी है, जैसे हमने यहां देखा था एपीएमसी में जो आड़ती रहते हैं, बिचौलिए रहते हैं, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है और उनको एक लाइसेंस दिया जाता है। यहां पर जैसे कोई व्यापारी है तो यहां पर उसका कोई व्यापार भी नहीं है, व्यापार का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई अच्छा सा लाइसेंस भी नहीं है। तो यहां पर किसानों की सुरक्षा यहां पर कम है। मतलब धोखाधड़ी यहां पर हो सकती है। अगर मान लो धोखाधड़ी करता है तो पकड़ने के कोई अच्छे साधन भी नहीं है। केवल पैन कार्ड के द्वारा ही यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, केवल पैन कार्ड के द्वारा ही यहाँ पर व्यापार हो सकता है। तो यहाँ पर धोखाधड़ी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ नुकसान भी है। लेकिन अगर नुकसान है तो इसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जो क्या क्या उपाय हो सकते हैं जो सरकार को कर देना चाहिए, सरकार को इसमें क्या क्या कर देना चाहिए। तो ये हो सकता है कि यहां पर जो जैसे ये नो स्टेट टैक्स, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे एपीएमसी में टैक्स लगता है, तो वो टैक्स की सुविधा इन क्षेत्रों में भी करे। जो ट्रेड एरिया है यहां पर भी टैक्स करे। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो टैक्स यहां लगता है वो टैक्स यहां भी लगेगा। तो ये क्या है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों लोग बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद ये संभावना नहीं होगी कि एपीएमसी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि विवाद का एक मुद्दा ये भी है कि एपीएमसी को खत्म करना चाह रहे हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगर टैक्स दोनों बराबर लगेंगे तो किसान यहाँ व्यापारियों के पास न जाके एपीएमसी में भी जा सकेगा, उसके पास ये विकल्प रहेगा। और यहाँ पर किसान को बताना चाहिए कि हम एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो 23 फसलों के लिए बनता है, तो हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं। और अगर ये देखें, जैसे हमारे विवाद का एक मुद्दा था कि पंजाब और हरियाणा में इसका विरोध क्यों हो रहा है। अगर सभी स्टेट के लिए है
तो पंजाब और हरियाणा में इसका विरोध ज्यादा क्यों हो रहा है? अगर हम इसको समझें, आइए हम इसको समझते हैं कि पंजाब और हरियाणा में ही इसका सबसे ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है। इसकी कुछ बातें हैं एमसी जो है ना, एमएसपी, इसको लेकर है। जैसे अगर देखा जाए पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, अगर हम यहां पर देखें तो जो एमएसपी पर बात आती है, एमएसपी पर बात आती है, जब हम एमएसपी पर देखें, जैसे वहां का चावल है, चावल, तो चावल पूरे पंजाब और हरियाणा का 80% चावल, 88% तक चावल केवल और केवल पंजाब और हरियाणा का 100 में से 88% चावल केवल और केवल एमएसपी पर जाता है। 88% चावल केवल एमएसपी पर जाता है। और अगर वहां का हम गेहूं देखें तो गेहूं में से 100 में से करीब 70%, 100 में से 70% केवल और केवल एमएसपी पर जाता है, एमएसपी पर जाता है। और यहां पर अगर हम और देखें पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया, अगर हम पूरे ऑल इंडिया में देखें तो एफसीआई जितना लेती है, एफसीआई जितना भंडारण करती है, उसमें से चावल को, जो राइस है, राइस 35%, राइस 35%, जो व्हीट है यानी गेहूं ये 62%, और जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज करीब 50%। तो इतना भंडारण एफसीआई केवल पंजाब और हरियाणा से करता है। चावल 35%, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में से 35% चावल केवल पंजाब और हरियाणा से स्टोर करता है, और जो 62% गेहूं केवल पंजाब और हरियाणा से ही लेता है। और मोटे अनाज जो केवल 50% है, वो पूरे इंडिया में केवल पंजाब और हरियाणा से ही लेता है। तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी की बात आ जाती है, जब पूरा काम यहाँ एमएसपी पर होता है। इसलिए यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में विरोध हो रहा है, क्योंकि जो एक्ट है, एक्ट में एमएसपी पर कोई खास बात नहीं कही गई है। एमएसपी के लिए सरकार ने कोई खास नहीं बताया है, लेकिन एक्ट में एक प्रावधान है कि जो पहले से कानून चले आ रहे हैं, एपीएमसी, एमएसपी, ये पहले की तरह चलते रहेंगे। एपीएमसी, एमएसपी ये पहले की तरह चलेंगे। तो यहाँ पर किसानों को थोड़ी गलतफहमी है, यहाँ पर किसानों को गलतफहमी है कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, और एपीएमसी ये भी खत्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी किसानों को गलतफहमी है, इसलिए किसान पंजाब और हरियाणा के बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एमएसपी खत्म नहीं हो रही है और एपीएमसी ये भी खत्म नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये समझना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा कानून। अगर हम दूसरा कानून देखें तो ये है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इसका मतलब ये है कि सरकार इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के प्राइस किसान को मिले उसकी गारंटी, एग्रीमेंट के प्राइस किसान को मिले तो इस किसान को ये एग्रीमेंट के प्राइस मिले, इसकी गारंटी इसको मिले। और एग्रीमेंट में जो सर्विस है, जो स्पॉन्सर सर्विस देगा किसान को, उसके बदले में किसान को क्या मिलेगा, सर्विस के बदले में किसान को क्या मिलेगा, या फिर उसको कुछ पे करना पड़ेगा या फिर उसमें सर्विस फ्री रहेगी। तो उस सब के लिए जो एग्रीमेंट होगा उसके बारे में है। अब देखें जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जैसे मान लो कोई चिप्स की कंपनी है, उसको हजारों टन आलू चाहिए, तो क्या कर सकता है, मान लो किसी गांव में जाकर बोल सकता है कि हमें एक काम करिए, हमें 1000 टन आलू चाहिए, 1000 टन आलू चाहिए, आप आलू उगाइए। तो गांव के किसानों से एग्रीमेंट कर सकती है, और उससे क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि किसान को
एक टारगेट मिल जाएगा, मतलब उसका मूल्य का प्राइस फिक्स मिल जाएगा, वहां पर मूल्य उसका फिक्स मिल जाएगा। जैसे क्या होता है, किसान है, किसान अपनी फसल लगाता है, फसल के जब लगाता है जब उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो कटाई करता है तो उस टाइम पे किसान का फसल का प्राइस कम हो जाता है, फसल का प्राइस का कम हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर किसी कंपनी ने पहले से ही रेट फिक्स कर दिया, तो यहां पर किसान बेफिक्र हो जाएगा, वो क्या है, चिंता मुक्त हो जाएगा और मान के चलेगा कि उसका प्राइस तो इसका मिलने ही वाला है। तो यहां पर वो क्या करेगा कि किसान बहुत चिंता मुक्त होकर किसान अच्छे से फसल उगा सकता है। जैसे मान लो यहां पर कंपनी जाएगी किसान के पास और बोलेगी कि हम आपको आलू का 25 रुपए पर केजी देंगे, 25 रुपए पर केजी देंगे। तो इससे क्या होगा, किसान बेफिक्र हो गया, किसान एकदम बेफिक्र हो गया कि 4 महीने बाद तो उसको 25 रुपए पर केजी मिलने ही वाला है। तो उसमें क्या है, क्वालिटी बढ़ाएगा, क्वालिटी बढ़ाएगा और वहां पर उसका ध्यान केवल उत्पादन पर रहेगा, उसके बेचने की चिंता उसको नहीं रहेगी। और यहां पर अगर कोई कंपनी है तो कंपनी भी एकदम बेफिक्र हो गई है कि उसको 4 महीने बाद इतना आलू मिलने वाला है, इतना आलू मिलने वाला है। तो 4 महीने बाद ये क्या है, ये सोच के चलेगी कि इसको बाद में तो मिल ही जाएगा। तो क्या है, केवल उसमें प्रचार प्रचार पे फोकस करेगी, केवल प्रचार प्रचार पर फोकस करेगी। तो यहां पर यह सब माना हो जाती है कि किसान का प्राइस बढ़ेगा, किसान का प्राइस बढ़ेगा, उसकी चिंता दूर होगी और किसान यहां पर खुश रह सकेगा। अगर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो इसके उद्देश्य क्या है, तो एग्रीमेंट के प्राइस किसान को जरूर मिले, इसकी गारंटी। अगर हम इसके एग्रीमेंट के जो यहां पर जो कानून है, कानून के अगर हम प्रावधान देखें तो इसका जो पहला प्रावधान है कि एग्रीमेंट जो किसान और स्पॉन्सर है, किसान और स्पॉन्सर के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, तो एग्रीमेंट दो प्रकार से हो सकता है। कैसे, एक तो फसल के चक्कर में कि फसल उसको मिले, फसल कौन सी फसल है तो उसके लिए हो सकता है, और दूसरा सर्विस के लिए, सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे उस सर्विस के बजाय उसको क्या मिलेगा। जैसे मान लो कोई ट्रांसपोर्टेशन का यूज करता है, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का इसमें यूज कर रहा है, या फिर उसमें कोई बीज कौन सा लगा रहा है, बीज के अलावा वो कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, यहाँ पर कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहा है। अगर मान लो कृषि वैज्ञानिक से, कोई एग्रोनॉमिस्ट से वहां पर कोई सलाह ले रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा। जहाँ पर कोई कृषि वैज्ञानिक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के जगह पर उसको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ये सब चीजें शामिल हो जाती हैं। अगर यहाँ पर हम इसका दूसरा प्रावधान देखें, तो इसका दूसरा प्रावधान है कि इसका पीरियड क्या रहेगा, इसका पीरियड क्या रहेगा, इसका पीरियड रहेगा एक क्रॉप सीजन से मैक्सिमम 5 साल, एक क्रॉप सीजन से मैक्सिमम 5 साल, या फिर उन दोनों की जब तक सहमति हो। अगर मान लो पशुपालन के बीच में है तो एक रिप्रोडक्शन साइकिल से मैक्सिमम 5 साल, ये भी इसी की तरह है, एक रिप्रोडक्शन साइकिल से मैक्सिमम 5 साल। और यहां पर अगर हम एक चीज देखें कि इसमें सरकार क्या कर सकती है, एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो मनचाहा ऐसा फालतू कॉन्ट्रैक्ट ना बनाए जिससे किसानों को शोषण हो। मतलब इसमें क्या है, सरकार मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट कैसे, जैसे किसान है, किसान तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, किसान क्या है, थोड़ा पढ़े लिखे कम है, और जो कंपनियां हैं अपने फायदे के लिए एक कठिन लैंग्वेज यूज करके एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है जिससे किसानों का शोषण हो। तो इसलिए सरकार क्या कर सकती है कि यहाँ पर एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, जिसमें क्या है, केवल नाम भरो और तो अपने फसल भरो और ये भरो कि इतने प्राइस मिलेगा, बस उतना रहेगा। तो उससे क्या रहेगा कि किसानों की ये सुरक्षा रहेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म रहेगा, प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या रहेगा कि प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म में पहले से रेट फिक्स हो जाएगा,
पहले से रेट फिक्स हो जाएगा कि इतनी फसल के, जैसे मान लो आलू है, आलू यहाँ पर बेचना चाहता है तो आलू का रेट फिक्स हो जाएगा कि 25 रुपए किलो आलू है तो 25 रुपए किलो उसको मिलेगा, 25 रुपए पर किलो उसको मिलेगा। और यहाँ पर इसका दूसरा देखें तो अगर मान लो प्राइस थोड़ा बढ़ता है, जैसे मान लो मंडी है, एपीएमसी मंडी है या फिर मार्केट है, मार्केट में आलू 80 रुपए किलो हो गया, 80 रुपए किलो हो गया, तब क्या होगा? तब ये हो सकता है कि जैसे जो प्राइस बढ़ रहे हैं ये जो फिक्स हैं, ये क्या है, मिनिमम है कि मिनिमम 25 रुपए तो देने पड़ेंगे, और बाजार में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसके अनुसार इसमें क्या प्राइस बढ़ेगा, मतलब फिक्स रहेगा। और फिक्स प्लस जो बोनस है, एडिशनल प्राइस है, एडिशनल प्राइस है, तो एडिशनल प्राइस भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा जो मार्केट में उतार चढ़ाव है उनके अनुसार। और यहां पर अगर देखें तो कैश ऑन डिलीवरी सुविधा होगी, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये होगा कि जैसे ही उसकी फसल जाएगी, जैसे ही उसकी फसल जा रही है, कोई कंपनी या फिर कोई स्पॉन्सर उसकी फसल खरीद रहा है, उसी टाइम पे उसको पूरी पेमेंट देगा। इससे ये फायदा होगा कि किसानों को जल्दी पेमेंट मिल जाएगी। जैसे एपीएमसी में क्या होता है, कभी कभी 2 या 3 महीने में फसल का प्राइस मिलता है एपीएमसी में। तो ये एपीएमसी में जब 2 या 3 महीने में प्राइस मिलता है तो किसान वहां पर एपीएमसी जाता ही नहीं है। अभी ये कंडीशन है कि केवल 6% लोग ही एपीएमसी में जा पाते हैं, 6% किसान ही एपीएमसी में जाते हैं और एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं, एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर 2-3 महीने लगते हैं फसल के प्राइस के लिए। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि तुरंत पैसा मिले, तुरंत पैसा मिले, तो यहाँ पर किसान बेफिक्र हो जाएगा। और इसका हम अगला प्रावधान देखें तो किसान की जो जमीन है, जमीन को एग्रीमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। किसान की जमीन को एग्रीमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर ने किसान के फार्म पर कोई स्ट्रक्चर बनाया, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही एग्रीमेंट खत्म होता है, तो एग्रीमेंट के बाद ये परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको तोड़वा देगा। अगर मान लो वो स्ट्रक्चर नहीं तोड़वाता है तो पूरा स्ट्रक्चर वो किसान की संपत्ति मानी जाएगी। अगर मान लो वो स्ट्रक्चर नहीं तोड़वाता है तो वो स्ट्रक्चर किसान की संपत्ति मानी जाएगी। और जो हाल फिलहाल में विवाद का एक कारण तो ये भी दिख रहा है कि किसान की जमीन को हड़पा जा रहा है। ये नहीं है कि किसान की जमीन को हड़पा जा रहा है। किसान इस एग्रीमेंट में जो एक्ट है, जो कानून है, कानून में स्पष्ट है कि किसान की जमीन को नहीं हड़पाएंगे। और अगर मान लो वहां पर स्पॉन्सर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाता है तो एग्रीमेंट के बाद ही उसको तोड़वा देगा। यहाँ पर सीधा साफ प्रावधान ये कहा गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सरकार प्रॉपर कानून बना सकती है। इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सरकार प्रॉपर कानून बना सकती है और टैक्स ले सकती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार अपना कानून बना सकती है और टैक्स ले सकती है। तो यहाँ पर ये हो सकता है। लेकिन जैसे हमने ये देखा प्रावधान, तो इसके फायदा क्या होंगे? अगर हम यहाँ पर ये इसका प्रावधान देख रहे हैं तो इसके क्या क्या फायदा होंगे, आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से फायदे हैं। जैसे इसका ये फायदा है कि किसान की आय बढ़ेगी, किसान की आय बढ़ेगी। वो आय कैसे बढ़ेगी? यहाँ पर किसान क्या है, एकदम बेफिक्र हो गया है। यहाँ पर किसान की आय बढ़ेगी, किसान की आय बढ़ेगी। आय कैसे बढ़ेगी? जैसे मान लो यहाँ पर फिक्स हो गया है कि इतना प्राइस मिलेगा, तो क्या है, जहां उसका ज्यादा प्राइस मिल रहा है, जो व्यापारी या स्पॉन्सर उसका ज्यादा प्राइस दे रहा है, तो वहां पर अपनी फसल ज्यादा दे सकते हैं। और पहले से ही मूल्य का फिक्स हो गया है, तो जैसे वो फिक्स हो गया है तो जितनी फसल लगाएगा उतना उसका प्राइस मिलेगा, उसकी फसल बेच नहीं जाएगी। तो यहाँ पर यह हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि कंपटीशन बहुत अच्छा होगा, कंपटीशन अच्छा होगा तो क्वालिटी बढ़ेगी। कंपटीशन अच्छा होगा मतलब वो पहले वाले हैं कि अगर कंपटीशन अच्छा है, यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी भी बढ़ेगी,
यहाँ पर क्वालिटी भी बढ़ेगी, और यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर इनोवेशन भी होंगे। इनोवेशन कैसे? नए नए रिसर्च करेंगे, नए नए खोज करेंगे कि कैसे अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पर इनोवेशन बढ़ेंगे, इनोवेशन बढ़ेंगे, और यहाँ पर रिसर्च भी बढ़ेगी। रिसर्च कैसे? कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में बल दिया जाएगा कि हम जितनी फसल लगाएंगे उतना हमको फायदा मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है कि यहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे। क्या है? रोजगार बढ़ेंगे। रोजगार कैसे? जो लोग बेरोजगार हैं वो सोचेंगे अब कृषि में भी फायदा है, खेती में भी फायदा है, तो यहाँ पर अपना रोजगार देखेंगे, यहाँ पर भी अपना रोजगार देखेंगे। और यहाँ का एक फायदा और होगी कि जो पैटर्न है, क्रॉप पैटर्न है, तो क्रॉप पैटर्न बदलेगा, क्रॉप पैटर्न बदलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल के लिए जैसे मान लो कि खाद्यान्न फसल उग रही है, तो खाद्यान्न फसल के लिए बहुत सारा पानी लगता है, बहुत सारा पानी लगता है सिंचाई के लिए। तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारा फोर्स लग जाता है, बहुत सारा जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है खाद्यान्न फसल को उगाने के लिए। जब यहाँ पर ये हो जाएगा तो इसमें क्या है? क्रॉप पैटर्न बदलेगा। इसमें क्या है? फिर आदमी फसल पर ध्यान देंगे, फसल के जगह पर फल उत्पादन पर ध्यान देंगे। जो फूल है, फूल की खेती पर ध्यान देंगे, और जैसे कोई औषधि है, औषधीय फसल पर ध्यान देंगे। जो औषधीय पौधे हैं तो यहाँ पर औषधि पर ध्यान आएगा। मतलब जो चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं तो वो चीज़ अब इंडिया से ही हो जाएगी। तो मतलब इंडिया को यहाँ पर सशक्त बना रहे हैं, जो किसान को सशक्त बना रहे हैं, और उनका संरक्षण किया जा रहा है एग्रीमेंट के द्वारा। तो मतलब इसका ये प्रावधान है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम इसके नुकसान देखें तो ये क्या है कि अपील के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं है। अपील के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं है। मतलब वही पहले जैसी है कि एसडीएम के द्वारा ही, एसडीएम और कलेक्टर इनके द्वारा ही ये केस सुलझाया जाएगा। एसडीएम या कलेक्टर इनके द्वारा ही ये केस सुलझाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका ये नुकसान है, यहाँ पर कोई जुडिशियल एक्टिवेशन नहीं है, मतलब कोई न्यायिक प्राधिकरण नहीं है जो इस केस की सुनवाई करे। क्योंकि न्यायकरण या फिर जो अदालतें हैं वो क्या है, सरकार से एकदम फ्री रहती हैं, वो अपने हिसाब से काम करती हैं। और यहाँ पर एक दूसरा नुकसान है, यहाँ पर इसका एक दूसरा नुकसान है कि अगर पहले से रेट फिक्स हो जाएगा, जैसे मान लो पहले से रेट फिक्स हो गया, और मार्केट में उस फसल के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे पहले से रेट फिक्स कर लिया, मान लो रेट फिक्स कर लिया, और मार्केट में उस फसल के प्राइस ज़्यादा बढ़ गए, तो किसान तो यहाँ पर चिंता में आ गया कि हम अपनी फसल का क्या करें। यहाँ तो एग्रीमेंट हो गया कि हम अपनी फसल 25 रुपये में देंगे, जो आलू है, आलू 25 रुपये में देंगे, लेकिन यहाँ मार्केट में तो आलू 80 रुपये हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चिंता वाली बात है। लेकिन एग्रीमेंट में है कि यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। जैसे यहाँ पर 25 रुपये प्राइस है तो मार्केट के अनुसार उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यह भी है, मार्केट के अनुसार उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें कुछ और नुकसान भी हैं, जैसे जो कंपनियां कठिन एग्रीमेंट बना सकती हैं, कठिन एग्रीमेंट। इसका एक समाधान है कि सरकार ने बोला है कि किसान के लिए सरकार एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट है वो बना सकती है। तो इससे ये फायदा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, तो इससे किसानों का शोषण नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन क्या है? प्रॉपर नहीं है। मतलब ये हुआ कि जैसे जो कंपनियां हैं, कंपनियों को केवल पैन कार्ड के द्वारा ही इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पैन कार्ड के द्वारा ही रजिस्टर है। तो ऐसे तो जैसे कोई व्यक्ति है उसके तो दो तीन पैन कार्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पर धांधली भी हो सकती है, धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चांस बन जाते हैं, धोखाधड़ी के यहाँ पर चांस बन सकते हैं, क्योंकि केवल पैन कार्ड के द्वारा ही यहाँ पर रेगुलेशन हो रहा है, पैन कार्ड के द्वारा ही यहाँ पर जांच प्रक्रिया चल रही है। तो इसको सुधारने के लिए
हमें सरकार को क्या क्या उपाय करना चाहिए। बात ये आती है कि सरकार को कौन कौन से उपाय करना चाहिए, कि इसमें कौन कौन से संशोधन कर देना चाहिए। अगर हम इसमें संशोधन देखें तो संशोधन के लिए इसमें एक तो एमएसपी का जिक्र नहीं किया, तो एमएसपी का यहां पर जिक्र कीजिए, यहां पर एमएसपी का जिक्र कीजिए कि इतना उसका जो फसल का प्राइस है मिनिमम तो उसको जरूर मिलेगा, मिनिमम प्राइस उसको जरूर मिलेगा। और दूसरी बात यहां पर अगर देखें समाधान में, तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसान से, वो किसान से कॉन्ट्रैक्ट ना करके किसी सरपंच, वहां का जो सरपंच है, सरपंच से कॉन्ट्रैक्ट करे, सरपंच से, क्योंकि सरपंच पूरे गांव को इकट्ठा कर सकता है। उस एग्रीमेंट के लिए उसमें थोड़ी पावर भी रहती है, वहां पर सरपंच के पास थोड़ी पावर रहती है। अगर मान लो उसमें कोई धोखाधड़ी होती है तो सरपंच उसको कुछ ना कुछ कर सकता है। अगर मान लो कोई धोखाधड़ी होती है तो सरपंच कुछ एक्शन ले सकता है, क्योंकि किसान तो एकदम मजदूर है, वो तो अपना कुछ कर ही नहीं सकता। किसान है वो केवल सीधा साधा आदमी है, वो किसान कुछ नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो सरपंच के पास थोड़ी पावर रहती है। सरपंच अपनी पावर का यूज करके किसान को उसका मुआवजा, जो फसल का प्राइस है, वो दिलवा सकता है, धोखाधड़ी से बचा सकता है। क्योंकि सरपंच को यहाँ पर यह भी डर रहता है कि 5 साल में चुनाव होने वाले हैं, अगर मान लो यहाँ पर धोखाधड़ी हुई तो हमें वोट नहीं देंगे, लोग सरपंच पद से हटा देंगे। तो यहाँ पर किसान को थोड़ी राहत मिल सकती है। और अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे हो सकता है कि वहां पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो स्पॉन्सर है, तो स्पॉन्सर की कुछ जमा करो, वहां पर कुछ सिक्योरिटी के रूप में जमा करो, सिक्योरिटी प्राइस जमा करो। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं वो धोखाधड़ी से नहीं करेंगी, जो किसान का धोखाधड़ी नहीं करेंगी। और यहां पर यह हो सकता है कि कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी करो, जो कोर्ट है, कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी करो, क्योंकि जब कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी होगा तो उससे क्या होगा, कंपनियां धोखाधड़ी से बचेंगी। क्योंकि जो कलेक्टर है, एसडीएम है, वहां पर थोड़ा भ्रष्टाचार भी चल सकता है, लेकिन कोर्ट में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर सिस्टम थोड़ा अच्छा बनेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सब फायदे होने चाहिए, यहाँ पर ये समाधान करना चाहिए, यहाँ पर ये समाधान करना चाहिए, तभी ये एक्ट, जो कानून है, बहुत अच्छे तरीके से चल पाएगा। ये हमने देखा दूसरा कानून। हम देखते हैं जो तीसरा कानून है उसको देखते हैं। तीसरा अगर हम कानून देखें, तीसरा कानून है आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। मतलब क्या है, अगर इसका इंग्लिश में देखें, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये क्या है, एक संशोधित कानून है। इसका क्या है, संशोधन हुआ है। इसके पहले कानून था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 ये था। अब एक एक्ट क्यों लाया गया था, अगर हम थोड़ा इतिहास में देखें तो क्या हो रहा था कि जैसे मान लो कोई व्यापारी है, उसने किसी का भंडारा कर लिया। जैसे मान लो कोई नगर है, अगर उस नगर की कैपेसिटी है कि उसको 1000 टन उसको अनाज चाहिए, नगर की कैपेसिटी है कि उसको 1000 टन चाहिए है एक महीने के लिए। और अगर किसी व्यापारी ने इसका भंडारण कर लिया तो क्या होगा कि अगर मान लो अनाज वहां पर, गेहूं पूरे मार्केट में नहीं है, जब मार्केट में नहीं है तो क्या है, डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो व्यापारी क्या करेगा, उस भंडारण को खोल देगा, बोलेगा कि हमारे पास अनाज है, और मार्केट में डाल देगा। जब उसका प्राइस बढ़ गया है तो उसको खोल देगा। तो उससे क्या नुकसान होता है, उससे ये नुकसान होता है कि जो आम आदमी है, आम जनता, उसको फसल ज्यादा मिलेगी, उसको फसल महंगी मिलेगी, यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो इसीलिए सरकार ने ये वाला द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू किया था कि जो आवश्यक वस्तुएं कौन सी, जैसे अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल,
प्याज और आलू, तो इनका भंडारण नहीं कर सकती, इनका भंडारण नहीं कर सकती। तब ये कानून लाया गया था 1955, ताकि जो कोई भी व्यापारी इन आवश्यक वस्तुओं का भंडारण ना करे। लेकिन आज सरकार का तर्क ये है कि अगर पहले और दूसरे कानून फॉलो करने हैं तो हमको तीसरे वाले कानून में संशोधन करना पड़ेगा। अगर मान लो पहला और दूसरा नियम अगर लागू करना है तो उसमें भंडारण के लिए ये कुछ नियम कार्य कानून चलाना पड़ेंगे। जैसे अगर देखा जाए सरकार का तर्क क्या है, सरकार का तर्क है कि जब हम अनाज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम जब सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब हमारे पास फूड हमारे पास पर्याप्त है, तो हमें इस कानून की जरूरत क्यों है, इस कानून की हमारे पास जरूरत क्यों है। अरे जिसको प्रोसेसिंग करनी है प्रोसेसिंग करे, कोई रिसर्च करनी है रिसर्च करे, या फिर कोई इनोवेशन करना है इनोवेशन कर सकता है, कोई अपना उद्यमी लगाना पड़ता है, कोई अपना उद्यम खोलना चाहता है, कोई नए लोग आने चाहते हैं, कोई रोजगार देना चाहता है तो रोजगार बढ़ेंगे। तो मतलब सरकार का तर्क ये है कि जब इसको आवश्यक वस्तु से हटाकर इनको जब ओपन कर दिया जाएगा तो इससे क्या बढ़ेगा, इससे ये बढ़ेगा कि लोग अपना प्रोसेसिंग कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे, इनोवेशन बढ़ सकेगा, रोजगार बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लागू हो सकती है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर 2 अपवाद लगाए हैं। केवल 2 स्थिति में ये भंडारण नहीं हो सकता है। जैसे कोई युद्ध हो, कौन कौन सी 2 स्थिति हैं, 2 स्थिति यहाँ पर 2 हो सकती हैं। जैसे कोई युद्ध या फिर आपातकाल, जैसे 2 स्थिति हो सकती हैं, या फिर कोई युद्ध या फिर आपातकाल, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा। तो इस कंडीशन जैसे प्राकृतिक आपदा जैसे कोरोना, तो इस कंडीशन में ये भंडारण नहीं कर सकते। इस कंडीशन में इन अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू इनका भंडारण नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन है कि अगर प्राइस एकदम से बढ़े, अगर मान लो प्राइस एकदम से बढ़े, एकदम से कैसे, जैसे मान लो कोई वेजिटेबल है, कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गई, जैसे मान लो कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, जैसे फल सब्जी के प्राइस एकदम से 100% बढ़ गए, फल सब्जी के प्राइस एकदम से 100% बढ़ गए, या फिर कोई अनाज है, अनाज के प्राइस एकदम से 50% बढ़ गए, तब इस कंडीशन में इसका भंडारण रोक दिया जाएगा, तब इसका भंडारण नहीं कर सकेंगे। केवल एक ही यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि तब इसका भंडारण नहीं कर सकेंगे। तो हालांकि इसमें ज़्यादा कोई विरोध नहीं हो रहा है, विरोध केवल पहले दूसरे में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसके अगर हम नुकसान देखें तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं कि आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। मतलब अगर मान लो भंडारण नहीं है तो पहले वाली कंडीशन पहले जैसी हो सकती है, जो पहले जो कंडीशन थी कि महंगाई बढ़ाने के लिए भंडारण यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये बात की बात है। पहले हम वो देखते हैं, जो पहले वाले नियम है उनको देखेंगे यहाँ पर, लेकिन इसका कोई खास विरोध नहीं हो रहा है। तो इस पूरे तीनों कानून की चर्चा का सार क्या है? अगर हम तीनों कानून का सार देखें तो उसका यह मतलब है कि सरकार को एमएसपी व एपीएमसी खत्म नहीं हो रही है, ये स्पष्ट बताना चाहिए। सरकार को ये बताना चाहिए कि एमएसपी और एपीएमसी ये खत्म नहीं हो रही है, तो ये इसको बताना चाहिए। और दूसरा क्या हो सकता है? इसका दूसरा ये हो सकता है कि सरकार को जो एपीएमसी में टैक्स लगता है उसको अदर फील्ड में भी टैक्स लगाना चाहिए, तभी ये दोनों फील्ड बराबर हो पाएंगे। तभी ऐसी कंडीशन आएगी कि एपीएमसी और एमएसपी ये खत्म नहीं होंगे। और सरकार को राष्ट्रीय कृषि प्राधिकरण यानी कोई राष्ट्रीय कृषि प्राधिकरण
ये लागू कर देना चाहिए ताकि किसान की परेशानियों को जल्दी से निपटारा हो। और यहां पर जैसे कोई प्राधिकरण, ताकि किसान का जल्दी से निपटारा हो। और यहां पर अगर देखा जाए तो कोर्ट का इंटरवेंशन, मतलब कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी करना चाहिए। कोर्ट का हस्तक्षेप मतलब कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी करना चाहिए, हस्तक्षेप जरूरी करना चाहिए ताकि चीजें अच्छी तरह से चल सकें, ताकि सिस्टम अच्छा हो, ताकि सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर सके। और यहाँ पर यह होना चाहिए कि जो कालाबाजारी जमाखोरी हो रही है तो जमाखोरी ना हो ताकि महंगाई ना हो। जैसे आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ सकती है, मतलब जो कालाबाजारी है, जमाखोरी है, उसको रोके, उसके लिए प्रॉपर अच्छे सिस्टम बने। और जो किसान है, किसान के पास भंडारण की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। जो किसान है, किसान की भंडारण की सुविधा अच्छी नहीं है, तो मजबूरन उनको व्यापारियों के पास जाना पड़ेगा बेचने के लिए। मजबूरन उसको बेचना पड़ेगा। तो यहां पर इसका कोई उचित समाधान करना चाहिए, सरकार को उसका कोई उचित समाधान करना चाहिए। तो यहां पर थोड़ी बहुत सरकार को यहां पर उपाय कर देना चाहिए, थोड़ी बहुत सुधार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि गलती में आके, यहां पर जल्दबाजी में आके ये पूरे कृषि कानून को ही सुधार को ही पूरा चेंज कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत सुधार चलता है, थोड़ा बहुत सुधार कर दें और जो किसानों को जो गलतफहमी है उसको दूर करें। और दूसरी बात कि उनका जो केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, उनके लिए कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है। सिस्टम अच्छे से काम करे, इसके लिए भी कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है। और यहाँ पर तो सरकार को ये चीजें कर देना चाहिए। आज की चर्चा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे समझ गए होंगे कि कृषि कानून क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। किसानों को कुछ गलत फहमी है, इसलिए इतना विरोध हो रहा है। आज के लिए इतना ही। और प्लीज आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।